we will discuss about the chapter of resources and development of class 10th. तो चलिए शुरू करते हैं। है उसका फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये पढ़ने वाले। तो देखते हैं चैप्टर में क्या समझाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th या 11th या 12th में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये पहले भी क्लास 6-7 से पढ़ाया जा रहा है। रिसोर्स क्या होता है तो समझते हैं कि है क्या चैप्टर। देखते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। Resources and development. So the chapter is resources and development. Can you identify and name the various items used in making life comfortable in your villages and towns? List the items and name the material used in their making. तो ये बोल रहा है कि क्या बता सकते हो आपके लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आपके घर में या आपके गांव में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। इनका नाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपने घर में ही देख लेना, वॉशिंग मशीन वो आपके लाइफ को कंफर्ट करता है, ठीक है। या फिर आप देखोगे फैन जो आपके घर पे लटका हुआ है, या फिर कूलर है, या वॉशिंग मशीन या फ्रिज, ये मेरे लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है, ठीक है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technology accessible, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as resource। तो हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, हर वो चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, हर वो चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, ओके। और वो हमारे पास होना चाहिए। एक्सेसिबल मीन्स व्हाट, वो हमारे पास होना चाहिए, हम उस तक पहुंच सकें, ऐसा कुछ। इकोनॉमिकली फीजिबल, हम उनको खरीद सकें। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और समाज में उसको एक्सेप्ट किया जा सके। सो इन सारे चीज़ों को रिसोर्सेस कहते हैं। सो अगेन रिसोर्स क्या है, तो हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता हो, और जिसको हम खरीद सकें, और जो हमको मिल सके, और जो समाज में जिसको एक्सेप्ट किया जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं, ओके। अब देखते हैं रिसोर्सेज के बारे में और डिटेल में समझते हैं क्या है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इन एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। अब ऐसा है, आप अगर देखोगे तो ज़मीन के नीचे से लोहा निकलता है। वो जो लोहा है वो डायरेक्टली हमारे काम नहीं आ सकता है। सबसे पहले तो हम उसको अंदर से बाहर निकालेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पर उसको प्रोसेस करेंगे। मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस मीन्स नॉलेज, इन सारे चीज़ों को कंबाइन करेंगे तब जा करके यूजेबल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। सो रिसोर्सेज ऐसे ही नहीं बन जाता है। रिसोर्स यूजेबल तब बनेगा जब हम नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस को कंबाइन करेंगे। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो भी इंसान है वो नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है। इंसानों के पास टेक्नोलॉजी है, वो अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है और नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है, और फिर जा करके वो चीज़ों को बनाता है, प्रोसेस करता है, और फिर अपना डेवलपमेंट इंसान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर ज़मीन, मिट्टी है, सॉइल है, हमको पता है सॉइल है, ओके। हमको ये भी पता है कि सॉइल में हम खेती कर सकते हैं, क्रॉप्स उगा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं उगेगा। इसके लिए हम लोग को हल, ट्रैक्टर या दूसरे मशीनों की आवश्यकता पड़ सकती है, या टूल्स की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसा है कि इस नेचर के साथ हमको इंटरैक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टूल्स, तब जा करके हम इस सॉइल का सही प्रयोग कर पाएंगे। सो यही चीज़ समझाया गया है कि इंसान क्या करता है, इंसान चीज़ों का यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, अपने नॉलेज का यूज़ करता है, और अपने नॉलेज को यूज़ करके वो दूसरी चीज़ों को, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ओके। Do you think that resources are free gifts of nature as is assumed by many? बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो रिसोर्सेज है, जो मिट्टी है, पानी है, हवा है, या जो भी रिसोर्स है, वो नेचर के द्वारा हमें गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। क्या आप भी ऐसा सोचते हो? They are not. Resources are a function of human activities. Actually में ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज हमको एज गिफ्ट नहीं दिया गया है नेचर की तरफ से, लेकिन हम कह सकते हैं रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये ह्यूमन एक्टिविटीज की देन है, प्रकृति की तरफ से कोई गिफ्ट नहीं दिया गया।
ये हम खुद ही इसको बना रहे हैं, एक्चुअली हम खुद ही इसको प्रोसेस कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज, और जब तक ह्यूमन नहीं होगा तो ये दूसरे रिसोर्सेज किस काम के, कुछ भी काम के नहीं हो सकते। सो ह्यूमन ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जो बाकी सारे रिसोर्सेज को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। They transform material available in our environment into resources and use them. तो ह्यूमन क्या करता है, इंसान क्या करता है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में, उन सारे रिसोर्सेज को वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर लेता है, और फिर तब जा करके लोग उसको यूज कर सकते हैं। जमीन के नीचे से जो आयरन निकल रहा है ना, उससे हम डायरेक्टली व्हीकल्स नहीं बना सकते, या उससे डायरेक्टली हम मशीन्स नहीं बना सकते। जो भी आयरन जमीन के नीचे से निकलता है, सबसे पहले उसको प्रोसेस करना होता है, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेसेस करने होते हैं, तब जा करके हम उसको यूज कर पाएंगे। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज है, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज समझते हैं किस किस टाइप के। सबसे पहले रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। सो सम रिसोर्सेज आर नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज हैं उनको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, जैसे वाटर, एयर। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। अब नेचुरल रिसोर्स में हम देखेंगे तो दो तरह का होता है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, जिसको दोबारा यूज किया जा सकता है, जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, वो रिसोर्सेज जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब ये रिन्यूएबल में भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया, कंटिन्यूअस और फ्लो, और दूसरा है बायोलॉजिकल। उसके बाद बायोलॉजिकल को फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, नेचुरल और वाइल्ड लाइफ। फिर इधर देखेंगे नॉन रिन्यूएबल को 2 पार्ट्स में बांटा गया, रिसाइक्लेबल मेटल्स और नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में एग्जांपल है मेटल्स, और दूसरा है नॉन रिसाइक्लेबल। ह्यूमन रिसोर्स दो तरह का होता है, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ओके, वन बाय वन हम लोग समझने वाले हैं। जो रिसोर्सेज है उसको ओरिजिन के बेसिस पर बांटा गया है। देखो ओरिजिन, अगर जीवित है तो बायोटिक, और अगर मरा हुआ है तो एबायोटिक, मीन्स जीवित नहीं है तो एबायोटिक। अगर सांस ले रहा है तो बायोटिक, और सांस नहीं ले रहा है तो एबायोटिक। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, मतलब अगर दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है तो नॉन रिन्यूएबल, दोबारा यूज किया जा सकता है तो रिन्यूएबल। अच्छा, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ओन किया जाता है, किसी एक व्यक्ति का होता है, उस रिसोर्स को इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे आपका जो अपना प्लॉट है वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, लेकिन जो कब्रिस्तान है या जो शमशान घाट है वो कम्युनिटी रिसोर्स है, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, वो कम्युनिटी का होता है। नेशनल, जिस पर एक देश का अधिकार हो उसको नेशनल, और जो उससे बाहर का एरिया है उसको इंटरनेशनल कहते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट के आधार पर कुछ है, जैसे पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व्स। वन बाय वन हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब हम लोग आते हैं रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा। रिसोर्सेज हमारे लिए वाइटल है, मीन्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसानों को जीने के लिए रिसोर्स चाहिए ही चाहिए, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो रिसोर्स तो चाहिए ही चाहिए। बिना रिसोर्स का आप एक वेल स्टैंडर्ड वाला लाइफ नहीं जी सकते। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। पहले ये माना जाता था कि रिसोर्स फ्रीली दिया गया है नेचर की तरफ से इंसानों को। एज ए रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज्ड देम इनडिस्क्रिमिनेटली। और जब तक लोग ये मानते थे कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, तब तक वो रिसोर्सेज को अंधाधुन यूज किया करते थे। एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और रिसोर्स को जब वो अंधाधुन यूज करते थे, मनमौजी टाइप से यूज करते थे, तब इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखा गया। क्या क्या प्रॉब्लम देखा गया? रिसोर्सेज की कमी होने लगी, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसा था वो लोग ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करते थे।
एक्युमुलेट करके रखते थे, जमा करके रखते थे। बाकी दूसरे लोगों को रिसोर्सेज मिल नहीं पाता था जो गरीब होते थे। इस तरह से रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता गया, रिसोर्सेज की कमी होती गई। दूसरा, एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। कुछ लोग इतना रिसोर्स जमा कर लिए कि बाकी के लोगों को रिसोर्स मिल नहीं पाया, इक्वालिटी नहीं हो पाया, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। अब कुछ लोगों के पास, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, वो लोग रिसोर्स बहुत ज़्यादा जमा करने लगे। उदाहरण के तौर पर जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो बहुत सारा ज़मीन खरीद लेते हैं, बहुत सारा प्लॉट्स खरीद लेते हैं। और जो गरीब होते हैं उनके पास रहने के लिए भी अपना ज़मीन नहीं होता, ठीक है, वो रोड सड़कों के किनारे मिल रहे होते हैं। तो ऐसा होता है, जब रिसोर्सेज का एक्युमुलेशन किया जाएगा कुछ लोगों के द्वारा, तो अमीर और गरीब इस तरह से लोग बट जाएंगे। तो जब रिसोर्स का एक्युमुलेशन होगा, कुछ लोगों के पास बहुत सारा रिसोर्स होगा और कुछ लोगों के पास बहुत कम रिसोर्स होगा, तो सोसाइटी टू पार्ट्स में बढ़ जाएगा, रिच एंड पुअर। ओके, तीसरा क्या प्रॉब्लम था? It is indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। वैसा है कि अंधाधुन प्रयोग जो किया जा रहा था रिसोर्सेज का, अंधाधुन यूज जो किया जा रहा था रिसोर्सेज का, इसके वजह से बहुत सारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखा गया। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग देखा गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन देखा गया और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे गए। सो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर रिसोर्सेज का अंधाधुन यूज होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर उसका पूरा आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। अब ऐसा है, अब ये ज़रूरी हो गया है कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि रिसोर्स कुछ लोगों के हाथ में ना हो, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि सभी लोग एक अच्छा लाइफ जी सके, अच्छी ज़िंदगी जी सकें। अगर सबको अच्छी ज़िंदगी जीना है तो सबके पास रिसोर्स का होना ज़रूरी है। ग्लोबल पीस, शांति का होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं एक देश दूसरे देश से लड़ रहा होता है, वॉर हो रहा होता है। ये वॉर एक्चुअली में है क्यों? क्योंकि एक्चुअली में बात यह है कि सब दूसरे को दबाना चाहते हैं। एक देश अपना पावर, एक देश चाहता है कि वो डोमिनेट करे दूसरे देशों के ऊपर। तो एक्चुअली में अगर सबको इक्वल अमाउंट में रिसोर्स मिल जाएगा तो ग्लोबली पीस देखा जाएगा, विश्व में शांति देखी जाएगी। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू हैंड्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर। अगर कुछ लोगों के हाथ में, फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में ही सारा रिसोर्सेज चला जाएगा तो वो अंधाधुन प्रयोग करेंगे, और अगर वो अंधाधुन इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो इससे हमारा प्लैनेट खतरे में आ जाएगा। हमारा प्लैनेट अब भी डेंजर में, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारा रिसोर्स है और वो अपने अकॉर्डिंग उसका प्रयोग करता है। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। और इसीलिए बोला जा रहा है कि रिसोर्स की प्लानिंग होनी चाहिए। किसको कितना रिसोर्स मिलेगा, इस चीज़ की प्लानिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एसेंशियल हो गया है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो आपको एग्जिस्टेंस भी सस्टेनेबल करना पड़ेगा, मतलब मिल करके साथ साथ चलना पड़ेगा और रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, अब हम समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। अब ऐसा है कि आज हम लोग को अपना डेवलपमेंट करना ही करना है, बिल्कुल। तो हम खुद का डेवलपमेंट करें बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए, बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, इसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर से बोल रहे हैं, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अब खुद का डेवलपमेंट करो लेकिन एनवायरनमेंट को कोई नुकसान मत पहुंचाओ, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम लोग अपना जो ज़रूरत है वो तो पूरा कर ही लेंगे, अर्थ से जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रयोग करके अपना ज़रूरत तो पूरा कर ही लेंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमको छोड़ना पड़ेगा। हम फ्यूचर जनरेशन को क्राइसिस में नहीं डाल सकते हैं। सो वो भी यूज़ कर सके ऐसा हम लोग को रिसोर्स यूज़ करना पड़ेगा सोच समझ के। ओके, पूरे दुनिया भर में
अर्थ के बड़े बड़े कंट्रीज जो थे, टेंशन वाली बात थी एक्चुअली कि ये जो रिसोर्सेज है इसका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, इससे एनवायरमेंटल नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो 1992 में एक वर्ल्ड समिट रखा गया, अर्थ समिट जिसको कहते हैं। एक मीटिंग की गई रियो डी जेनेरियो, इस शहर का नाम था रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर अर्थ समिट रखा गया जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े देश के जो लीडर्स थे वो वहाँ पर आए 1992 में। कब हुआ था? जून 1992 में हुआ था। और लगभग 100 से ज़्यादा देशों के जो हेड्स थे वो वहाँ पर आए थे, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आए थे फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। और ये पहली बार इंटरनेशनली एक समिट किया गया था जो दुनिया भर में हो रहे रिसोर्सेस के डिग्रेडेशन को लेकर के था। द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। और बात ऐसा है, इस मीटिंग में बातें क्या की गई? तो इस मीटिंग में बातें की गई, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया जो रिसोर्सेज को लेकर के हो रहा है। रिसोर्सेज का ओवर यूज करने से जो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस की गई। ग्लोबल लेवल पे देश, दुनिया भर के सारे देशों से बात की गई। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पर जो लीडर्स आए थे इन्होंने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और वो एग्रीमेंट का नाम था डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो साइन किया गया, the Rio Convention endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। अब जो रियो कन्वेंशन था जो कि यहाँ पे किया गया था, जो भी बातें की गई थी, इन्होंने एजेंडा 21 सेट किया। मतलब इन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी में हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे और जिससे क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल हम अचीव कर पाएंगे। तो इन सभी लोगों ने मिल करके ये फैसला किया कि अपने अपने देशों में ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और रिसोर्सेज को सेव करने के लिए कि हम एक सस्टेनेबल लाइफ जी सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट खुद का कर सकें। नेक्स्ट आते हैं, ये एजेंडा 21 क्या है जिसके बारे में बात की गई थी रियो डी जेनेरियो में, इसके बारे में बात की गई थी। एजेंडा 21 है क्या, ये समझते हैं। इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या है? ये एक डिक्लेरेशन है, ये एक सहमति है जो वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में साइन किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक इंस्टीट्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक मीटिंग करी गई, इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया, एजेंडा 21 सेट किया गया और देश के, दुनिया भर के बड़े बड़े देश के जो लीडर्स थे उन्होंने इसको साइन किया। विच टूक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। और जो मीटिंग की गई थी रियो डी जेनेरियो में, वहीं पर ये साइन किया गया, एजेंडा 21 सेट किया गया। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है इसका एम? इसका एम ये है कि दुनिया भर में हम डेवलपमेंट तो करेंगे लेकिन वो कैसा डेवलपमेंट होगा? वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एनवायरमेंट को डैमेज नहीं होने देंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे, रिसोर्सेज को कुछ इस तरह से यूज करेंगे कि एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, लोग गरीब भी ना रहें और बीमारी ना हो, लोगों को डिजीज फ्री होना चाहिए सब कुछ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। लेकिन ये सिर्फ एक देश के करने से नहीं होगा, ये तभी होगा जब सारे देश के लोग, दुनिया भर में जितने भी देश हैं, सब मिल करके इस पर काम करेंगे, तभी जा करके हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन से ही होगा, दुनिया भर के सारे देश मिल करके इस पर काम करेंगे तभी होगा। और इस मीटिंग में ये सारी बातें रखी गई कि दुनिया भर के सारे देश 21st सेंचुरी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाए। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।